तो दोस्तों, मान लिया हमारे पास आज तीन स्टूडेंट हैं। पहला है उनमें से अंकित, दूसरी है प्रिया और तीसरी है अंजलि। मान लिया ये तीन स्टूडेंट हमारे पास है, जिनमें से जो अंकित है उसके पास 2 पेन है, 1 पेंसिल है। उसी तरह जो प्रिया है उसके पास 3 पेन और 4 पेंसिल है। उसी तरह जो ये अंजलि है उसके पास 4 पेन और 6 पेंसिल है। बात क्लियर हुई? तो जो हमारे पास ये 3 स्टूडेंट का डाटा है, अगर इसी तरह हमारे पास क्या हो, 100 स्टूडेंट का डाटा हो या 150 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा गिवन हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के, इन डाटा को। पहली बात तो क्या कर दें कि ये लिख दें कि अंकित हैज 2 पेन एंड 1 पेंसिल्स। उसी तरह क्या लिख दें, प्रिया हैज 3 पेन एंड 4 पेंसिल्स। तो इसी तरह जब हमारे पास लाखों हजारों डाटा प्रेजेंट होंगे, लाखों हजारों बच्चे होंगे, तो उनको इस तरह लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी है। उसी तरह इसका जो दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन करने का, वो क्या होता है, मान लिया जो हमारे पास ये डाटा था या कितने भी बच्चों का डाटा हो, वो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में। जिसमें हमने ये बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारे पास एक स्टूडेंट को डिनोट करेगी, और उसी तरह जो ये वर्टिकल लाइन होगी, पहली वर्टिकल लाइन पेन को डिनोट करेगी और दूसरी वर्टिकल लाइन एक पेंसिल को डिनोट करेगी। इसी तरह अब कितनी भी वर्टिकल लाइन होंगी वो पेन, पेंसिल, रबड़, कुछ हर एक चीज को रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। और उसी तरह कितने भी बच्चे हों, हजारों लाखों, वो सारी की सारी ओरिजेंटल लाइन उन क्या कर देंगे, उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर देंगी। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसी रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 12th क्लास का 3rd चैप्टर लेकर आ गया हूं मैं, जिसका नाम है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाला है आगे, बहुत ही हर जगह काम होगा ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। आप हर जगह देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। प्रैक्टिकल यूज भी मैं आज आपको बताऊंगा कि इस मैट्रिक्स का हम प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो ये दिया, बहुत सारे एग्जांपल आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बॉय मोहित शर्मा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का काम। तो आज का काम क्या होगा, हम तीसरा चैप्टर लेकर आ गए हैं 12th क्लास का एलिमेंट बुक में से, जो हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला कंसेप्ट होता है, जो हर जगह यूज होने वाला है, वो होता है हमारे पास मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको एक 3 बच्चों का एग्जांपल लेकर समझाया कि इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स ज्यादा कुछ नहीं होता, एक डाटा की अरेंजमेंट ही होती है। लेकिन उस डाटा की अरेंजमेंट को हम एक सिंपल वे में अगर जो तैयार कर दें, उसी का नाम हमारे पास मैट्रिक्स होता है। और उस मैट्रिक्स में होता क्या है कि कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो क्या होती हैं, एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद होती हैं। क्लियर है? यही हमारे पास मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन थी, जिस जैसे हमने लिया था इस तरह की। ये हमने मान लिया कि क्लोज ब्रैकेट है हमारे पास, और जिसमें क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे 3 4 5 या 1 2 0 1 2 5, इस तरह। कहने का मतलब एक एग्जांपल लिया हमने मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स क्या देखा था कि जिसमें हमारे पास क्या थी, कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस तरह की, एक, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसी तरह हमारे पास कुछ क्या होती है, वर्टिकल लाइन भी होती है, जैसे एक, ये रही, ये रही और ये रही। बात समझ में आई? तो ये ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो एक डाटा को इजी बनाती है, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? अब इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख ली कि कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, कुछ हमारे पास वर्टिकल लाइन हुई। ये जो कुछ कुछ कर रहे हैं हम, इनका नाम तो होगा कुछ, हाँ, इनका हमारे पास नाम होता है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है, इन वर्टिकल लाइंस को माना जाता है कॉलम्स। क्या माना जाता है? कॉलम्स। बात समझ में आई? तो हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की क्लोज ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि m क्या हो गया, अब हमारे पास m मान लिया हमारे पास नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। n हमारे पास है जो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आई? अब होने को तो ये कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो 3 स्टूडेंट लिए थे हमने, वो 50 स्टूडेंट भी हो सकते थे, 60 स्टूडेंट भी हो सकते। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, 60 रोज आ जाएंगी। उसी तरह कॉलम्स में हमने पेन पेंसिल लिया था, उसी तरह पेन पेंसिल रबड़ कुछ भी हो सकता था हमारे लिए। तो पेन पेंसिल रबड़, उसी तरह हमारी कॉलम्स भी कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट कॉलम्स हो सकती हैं। बात समझ में आई? इसलिए हमने उनको m या n मान लिया। अब ये m n क्या होती है, बात वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन सीखी हमने, ये मैट्रिक्स होती क्या है वो सीखा हमने। अब बात करते हैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन, इसकी नोटेशन होती है वो क्या होती है। अब मान लिया, देखो हमारे पास ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, क्लियर है? इसमें जो ये
हॉरिजॉन्टल लाइन जो लिखी जाती है ना, इन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और उसी तरह जो ये वर्टिकल कॉलम यहां पर दिखाई जाती है हमारे पास, ये होती है रोज और ये होती है हमारे पास कॉलम्स। इनको क्या बोला जाता है? कॉलम्स। मतलब जो वर्टिकल खड़ी लाइन होती है उनको कॉलम्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई लाइन होती है उनको हम रोज बोलते हैं। और जो ये मैट्रिक्स होती है इसके नीचे हम ये लिखते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n। अब ये m क्या है हमारे पास? m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज की। उस जो मैट्रिक्स ली हमने उसमें रोज कितनी है? 1 2 3 4। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम रोज कह रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। उसी तरह जो ये n होता है ये डिनोट करता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स बनाई हमने और ये लगा दिया 2 3 4 5 0 1, ये लगा दिया। अब आपसे ये पूछे कि जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ। क्या पूछे? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पहला कंसेप्ट आ गया हमारे पास मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ये हमने लिखा है ना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। कहने का मतलब वो कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास की, उसमें रोज कितनी है या कॉलम्स कितनी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही जो ये तरीका होता है m क्रॉस n का, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही बोलते हैं। कि सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ रोज इनटू में फिर लिखो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। देखो पहली रोज आ गई हमारे पास, दूसरी रो आई और तीसरी रो आई। तो हमारे पास इसमें रो कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? 3। m कितना है इसमें? 3। अब इसकी कॉलम देखो, एक कॉलम और ये दूसरी कॉलम। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारे पास? 3 क्रॉस 2 की। पहली बात क्लियर हुई कि हमारे पास मैट्रिक्स में जो उसका ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इन दोनों की कई बच्चे होंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। तो ये जो 6 आया है ना, ये ऑर्डर नहीं आया, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आया हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करा दें तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने उसमें मैट्रिक्स ली है उसमें एलिमेंट कितने हैं। जो ये हम लिख रहे हैं ना 2 3, ये हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है और उनका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब ये अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर कि उसमें 3 तो रो है हमारे पास और 2 कितनी है? उसमें कॉलम है। तो ये था हमारा पहला काम जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा कि कितने ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। अब इन लाइंस के ऊपर ही इसकी क्या बांटी गई? हमारी टाइप्स बांटी गई हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। तो अब बात करते हैं, इससे अगला कंसेप्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का आता है कि मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी है। फिर ठीक है, ऑर्डर सीख लिया हमने, रिप्रेजेंटेशन सीख ली, अब मैट्रिक्स की टाइप सीखते हैं। तो टाइप से पहले क्या होता है कि उनकी पोजीशंस होती हैं एलिमेंट्स की। क्या होती है? पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ही क्या होता है हमारा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड करती है। तो ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? देखो हमारे पास मान लिया कि एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें जो पहली रो है ना उसको हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। तो जो ये पहला एलिमेंट लिखा जाता है वो A11 नोटेशन का होता है। A11 का मतलब ये है कि पहली रो, देखो ये पहला अक्षर किसका होता है? रो का, और ये किसका होता है? कॉलम का। तो ये पहली रो होगी और पहली क्या होगी? कॉलम। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो होता है A12। 12 का मतलब पहली रो और दूसरी कॉलम। अब ये कहा जाएगी दूसरी कॉलम। उसी तरह A13, ऐसे ही चलेगा चलते चलते A1n। अगर n एलिमेंट्स हैं तो A1n हो जाएगा। देखो रो तो पहली ही होगी ये, लेकिन इसमें कॉलम्स कितनी आ जाएंगी? ऐसे करते करते n कॉलम्स आ जाएंगी। उसी तरह जो दूसरा एलिमेंट होगा यहां लिखेंगे, ये मान लिया अब रो कौन सी हो गई? दूसरी रो है लेकिन कॉलम कौन सी है? पहली। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? A22 यानी दूसरी रो दूसरी कॉलम। A23 इसी तरह चलता चलता A2n, ऐसे चलेगा। अब मान लिया लगते चलते चलते हमारे पास ये क्या आ गया? लगा लो इसमें कॉलम्स कितनी है? m कॉलम्स है, रो कितनी है? m। तो ये हो जाएगा AM1। ठीक है, इसमें हमारी रो तो m है लेकिन ये कॉलम तो पहले ही है ना। उसी तरह ये कॉलम कौन सी होगी? दूसरी, M2 हो जाएगा। डैश डैश चलते चलते ये हो जाएगा AMN। m हमारी रो हो गई, n इसमें कितनी हो गई? कॉलम हो गई। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी किसकी? एक मैट्रिक्स की और उनके पोजीशंस की। अब आपसे ये पूछे कोई एलिमेंट कि ये बताओ 2 3 पोजीशन कहां पर है, तो 2 3 पोजीशन कहां पे होगी? यहाँ पे। क्लियर है? इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं सीखनी हमने 12th क्लास में, हमें कहां तक सीखनी है?
3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सीखनी है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस टाइप की हमें मैट्रिक्स इसमें सीखनी होगी। लेकिन आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका बेस क्लियर हो, उसलिए बता दिया कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह की होती है। बहुत सारे एलिमेंट हम उसमें ले सकते हैं, जैसे हमने वो स्टूडेंट लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। लेकिन हमें 12th क्लास तक सिर्फ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स सीखनी होगी। इससे बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 इसमें रो है और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। या इससे छोटी मैट्रिक्स भी हम ले सकते थे, लेकिन इससे बड़ी मैट्रिक्स हम यूज नहीं करेंगे, हमारे तक यही काम था। अब चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। पोजीशन के बाद नंबर आया किसका, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो हम क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें पहली जो आती है वो होती है हमारे, तो जो पहली टाइप्स होती है हमारी किसकी, मैट्रिक्स की, वो होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो अब इस रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो या कॉलम हो, इसका क्या मतलब होता है। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास रो सिर्फ एक हो, मतलब m की जो वैल्यू होती है ना वो सिर्फ 1 हो। हमने क्या माना था, m क्रॉस n माना था ना, जिसमें m क्या था, नंबर ऑफ रोज था। तो जिसमें हमारे पास m की वैल्यू 1 हो, बस कहने का मतलब रो सिर्फ उसमें 1 हो, कॉलम कितनी भी हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये देखो 2 3 4 5 या 4 तक, ये मान लिया एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कॉलम कितनी है, देखो वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3 है ना, लेकिन इसमें रो कितनी है, सिर्फ 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो, सिर्फ 1 हो, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसी तरह अब रो मैट्रिक्स बना दिया तो कॉलम मैट्रिक्स भी बनाना होगा। तो जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास वो आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स की। अब इस कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, इसमें ये वाला 1 2 0। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास रोज तो 3 है, जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ इसमें एक। तो इसमें क्या है, हमारे पास रोज पे डिपेंड नहीं करती मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास कॉलम 1 होनी चाहिए बस। तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें n की वैल्यू क्या हो, 1। m कुछ भी हो सकता है। फिर बात समझ में आई। अब आती है तीसरी टाइप, जो मेन टाइप होती है हमारी, जिसका नाम होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो गई है हमारी मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो एक रेक्टेंगुलर शेप की हो। अब रेक्टेंगुलर क्या होती है, आप सबको पता होगा, रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अपोजिट होती है। आमने सामने की साइड तो क्या होती है, उनकी इक्वल होती हैं, लेकिन जो एडजेसेंट साइड होती है वो अलग अलग होती है। उसी तरह जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आप सबको पता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम बराबर ना हो, मतलब जो m की वैल्यू है वो n के बराबर ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, बस वो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन इक्वल ना हो। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने 2 3 4 0 1 2, ये ले लिया, बात समझ में आया। अब इसका ऑर्डर कितना आप सबसे पूछे तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3, m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 3, अपोजिट है ना, m नॉट इक्वल टू n के। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर क्या हो, दोनों का सेम ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का नहीं हो गया, इसको ज्वाइन कर दो एक बार। तो ज्वाइन किया तो ये आमने सामने की साइड बराबर हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी, लेकिन एडजेसेंट साइड बराबर नहीं होंगी। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हमारी रो और कॉलम अलग अलग हों, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आया, अगर रेक्टेंगुलर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, तो इसकी अगली साइड आ जाती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल, तभी बनेगी। क्योंकि स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड बराबर हो। तो चारों साइड बराबर कब हो सकती हैं, जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तीनों क्या हो, बराबर। जैसे 2 1 3 4 0 -1 -2 4 और 1, इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास, जिसका रो और कॉलम क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, वो कितनी भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 की भी मैट्रिक्स हमारे पास आ सकती है।
बात समझ में आई? अब बात समझ में आई कि 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है, क्या ऐसी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है? तो 1 क्रॉस 1 का मतलब है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ये भी एक मैट्रिक्स होती है। देखो किसी ने अगर ना बताया हो आपको तो मैं बता देता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। अब इसमें रो भी क्या है 1 और इसमें कॉलम भी क्या है 1, तो ऐसी मैट्रिक्स भी हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं जो फिफ्थ मैट्रिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है फिफ्थ? वो होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्या स्क्वायर का डायगोनल से संबंधित है ये? हाँ, डायगोनल से ही संबंधित है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एलिमेंट हो ना वो नॉन जीरो हो और बाकी सारे जीरो हो। क्या? हाँ, एक ऐसे एलिमेंट जिसमें देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 5 3 0 0 0 3 0 0 और 0। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई मैंने जिसके जो डायगोनल एलिमेंट थे, देखो एक चीज आपको बताता हूं ध्यान से, डायगोनल तो इसका ये भी हो सकता था ना, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल हम ऐसे ही एग्जिस्ट कराते हैं। आपको अगर डायगोनल ऐसे बना दिया ना तो वो गलत माना जाएगा। डायगोनल हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करेगा, किसका? सिर्फ मैट्रिक्स के केस में। वैसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगल सीखते हैं तो उसमें दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये और एक ये, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात आती है तो उसमें सिर्फ डायगोनल ये ही माना जाता है, ये हमारे पास प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर है? तो आपको वो डायगोनल नहीं बनाना, हमेशा क्या बनाना होगा, इस तरह का डायगोनल ड्रा करना होगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, बीच के कोई से जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल के जीरो नहीं होने चाहिए, और डायगोनल को छोड़कर बाकी जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। किसमें? जब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने साइन थीटा, या ले लिया कोस थीटा, या हो गया जीरो और ये हो गया जीरो। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल यही बनेगा। तो ये डायगोनल क्या है, नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो कभी भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। एक नंबर में एमसीक्यूज आ जाता है हमारे एग्जाम में कि क्या हमारी रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है? नहीं, हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स वही बनेगी जो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जो कौन सी हो, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती। बात समझ में आया? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं बन सकती? जैसे हमने देखो ये ले लिया 2 3 4 5 1 2। अब एक बात बताओ, इसका डायगोनल क्या होगा? ये होगा डायगोनल, या ये होगा, या ये होगा, क्या होगा? तो इसका डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका डायगोनल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो बन ही नहीं सकती। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी 5 टाइप की मैट्रिक्स। अब कुछ मैट्रिक्स और बची हैं, उनको भी आज एक्सप्लेन करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी मैट्रिक्स थी। अब चलते हैं छठी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, नोट कर लेना इनको। इससे अगली जो मैट्रिक्स होती है हमारी वो होती है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह एक होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। देखो अब आ गई हमारी 6th पोजीशन पे जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब इस स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये बताओ। तो अभी अभी हमने क्या सीखा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स सीखी है। तो देखो डायगोनल जो मैट्रिक्स का मतलब होता है वो होता है कि m क्रॉस n है ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। किसके केस में? डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। m मतलब जो सेम तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लो, हमने इस तरह लिखे थे 2 2 3 0 0 0 0 0 0। ये हमारी क्या थी? डायगोनल मैट्रिक्स थी। तो ये पोजीशन क्या होगी? 1 1, ये क्या होगी? 2 2, ये क्या होगी? 3 3। मतलब m पोजीशन है ये क्या है? m पोजीशन। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स थी जिसमें ये m पोजीशन नॉट इक्वल टू जीरो थी। बाकी जितनी भी ये mn पोजीशन थी ना, जितनी भी हमारे पास mn पोजीशन थी वो सारी की सारी किसके इक्वल थी? जीरो के इक्वल थी। लेकिन जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। तो एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास पार्ट है, तो क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? हमारे पास इक्वल हो। तो सारे के सारे अगर एलिमेंट डायगोनल के इक्वल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन वो होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब उस
डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट उसमें क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए, और जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे इक्वल होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की एक और मैट्रिक्स होती है उसी की टाइप, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये भी क्या होगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन इसमें क्या है, सारे के सारे डायगोनल इक्वल टू 1 होंगे, इक्वल टू क्या होंगे, 1। कहने का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 हो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, इक्वल टू 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना कि डायगोनल हमेशा ये ऐसे बनेंगे, ऐसे डायगोनल नहीं बनेंगे कभी भी। तो क्या होती है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं है कि एक ट्रायंगल बना दो, ऐसी हमारे पास मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती कभी, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी मैट्रिक्स के अंदर से ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ना दो टाइप बना दी जाती है, एक होता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल, देखो एग्जांपल के साथ लेते हैं, 2 3 4 2 5 1 0 0 0। मतलब देखो क्या समझ में आया कुछ, हमने देखो एक डायगोनल खींचा, यहां से डायगोनल खींचा ना, अगर उस डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, जो ये हमने डायगोनल बनाया है, इस डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो जाए या नॉन 0 हो जाए, लेकिन नीचे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ऊपर के सारे 0 हो जाते हैं तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही बन जाती है, लेकिन एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 हो सारे और ऊपर के हमारे नॉन 0 हो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल शेप नहीं बन जाएगी, देखो ऐसे ट्रायंगुलर शेप बन गई, इसी तरह इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हिस्से हो जाते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट नॉन 0 और नीचे के सारे 0। उसी तरह जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, ऊपर के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन नीचे के नॉन 0 होंगे। जैसे ये हमने डायगोनल बनाया, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, नॉन 0 और उससे ऊपर के सारे क्या हो, 0 हो जाएं, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद कुछ टाइप्स बचती हैं, जैसे कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल कौन सी होती हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके रो कॉलम बराबर हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर बराबर ना हो, उसको हम कंपेरेबल नहीं बोल सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते उनको कि इनके कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिसका ऑर्डर भी इक्वल हो और जिसके एलिमेंट भी इक्वल हो। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब चलेंगे हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो ये कंसेप्ट था, ये हमारा बेसिक पार्ट था किसका, मैट्रिक्स चैप्टर का, कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, उनकी पोजीशन क्या होती है, उनका टाइप्स क्या होती हैं। सारी की सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे तक काम आएंगे हमारी मैट्रिक्स। ग्रेजुएशन में जो भी बच्चा जाएगा, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी कुछ करेगा, हमेशा आपके सामने ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट जरूर खुलेगा। और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर से तो क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के साथ।